नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में संस्कृत का मैं वीडियो दे रहा हूं आप सभी को। मैंने पंचामृत श्रृंखला के नाम से DLED थर्ड सेमेस्टर को टारगेट करते हुए मैंने 7 वीडियो देने का आपसे संकल्प लिया है कि 7 वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। आज यह चौथा वीडियो है, इसके बाद 3 वीडियो और जाएगा। निश्चित तौर पे ये 7 वीडियो आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे, एक मैं गारंटी लेता हूं। हर एक वीडियो से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो 7वां वीडियो होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर करा देंगे। बवाल खत्म हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और जो मैं वीडियो दे रहा हूं इसे आप यहीं से मत पढ़िए, इसे आप अपने बुक से भी कोशिश करिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और मित्रों, जो भी बच्चा मैथ के लिए बोल रहा है मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं। वर्तमान के समय में यूपी टेट पर काम कर रहा हूं, तो फिलहाल मैं आपके लिए मैथ के वीडियोज आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। उसके लिए मैं एक बार फिर से आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। अगर हो पाएगा तो करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं संकल्प नहीं ले सकता, कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपको दे पाऊंगा, ठीक है। जो भी होगा आगे यूपी टेट पर मैं काम कर रहा हूं वर्तमान के समय में, इसी वजह से थोड़ी सी समस्या है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप करते रहिए, ठीक है। किसी के ऊपर अपंग या निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज बात करते हैं मित्रों समास प्रकरण पर। किस पे बात करते हैं? समास प्रकरण पर। मित्रों, समास का मतलब क्या होता है? समास की हिंदी बताऊं, समास की हिंदी होती है संक्षिप्त। और मैं इसमें आपको समास का ज्ञान देने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का वीडियो होगा। ज्ञान आपको नहीं लेना है, आपको परीक्षा में 1 नंबर पाना है और परीक्षा में स्कोर करते हुए नौकरी ले लेनी है। मुझे ज्ञान की कोई आवश्यकता, न ही आपको ज्ञान की आवश्यकता, न ही मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान तब साबित होता है जब आपके हाथ में नौकरी होती है। तो आपको नौकरी लेनी है, छोटी सी वीडियो में आपको समास प्रकरण को जान लेना है, 1 नंबर टिक कर लेना है। समास का मतलब मित्रों होता है संक्षिप्त। और अगर यहीं पर मैं पूछ लूं आपसे कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। समास का मतलब होता है छोटा और व्यास का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं समास कहते किसे हैं। क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समास कहते किसे हैं मैंने लिख दिया है। 2 या 2 से अधिक शब्दों, यहां पर क्या लिखा गया? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के जब नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है तो वही समास कहलाता है। मित्रों, संधि में वर्ण का मेल होता है, संधि में अक्षरों का मेल होता है। संधि में क्या होता है? अक्षरों का मेल होता है। लेकिन समास में 2 शब्दों का मेल होता है और 2 शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। वो जो नया शब्द निकलता है वो सार्थक शब्द होता है, यही होता है समास, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने नए सार्थक शब्द को हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समास की परिभाषा आप समझ गए हैं कि समास होता क्या है। 2 शब्द को पकड़ करके लाओ और मिला करके एक ठीक नया शब्द बना दो, उसे कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? समास। 2 शब्द एक ठीक इधर से खींच के लाओ, एक ठीक इधर से, उसके बाद इसे जोड़ दो, समास हो गया, ठीक। उम्मीद है समझ पाएंगे। देखिए, यहां पर मैं बात करता हूं समास के भेद। मित्रों, अगर आपसे वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली समास के कितने भेद होते हैं, तो आप डायरेक्ट बताइएगा समास के 6 भेद होते हैं। 4 होते हैं, 4 के 2 पार्ट होते हैं। मैं इसे बताने में विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। न ही आपको संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनना है, बस यही समझना है, ठीक। देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। मैं इसे हिंदी में बताता हूं, हिंदी में बता रहा हूं, ठीक। देखिए, सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास। अभी मैं एक कविता समास की बताने वाला हूं, उस कविता के माध्यम से और एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाइएगा। उसके बाद है द्वंद्व समास, उसके बाद है बहुब्रीहि समास। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, और पूरा देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को निशांत ज्ञान के हित के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए मित्रों, अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब समझने का प्रयास करिएगा। अव्ययी भाव समास में जो होता है पहला पद अव्यय होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अव्यय क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है कि अव्यय क्या होता है। अव्यय, यहां पर क्या लिखा गया है? अधन व्यय, ठीक है। अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैं अव्यय की परिभाषा, अव्यय को अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन अव्यय आप समझ लीजिए क्या होता है। अव्यय का मतलब हो अधन व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च। जो खर्च ना हो उसे हम अव्यय बोलते हैं। अर्थात ऐसा शब्द का टुकड़ा, अव्यय शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द का टुकड़ा जो खर्च ना हो, जिसे बांटा ना जा सके, वो क्या होता है? अव्यय होता है। जिसका क्षरण ना हो, जिसे कभी तोड़ा ही ना जा सके, क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आना। और जो अव्यय होता है उस पे किसी भी कर्ता, किसी भी लिंग, ठीक है, कर्ता लिंग और कारक का
कर्ता, लिंग और कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे प्रतिदिन, जैसे मैं कहूं जो शब्द है प्रति, ये जो शब्द है प्रति, ठीक है, ये प्रति शब्द जो है अव्यय है। क्या शब्द है? अव्यय है। मैं अगर आपसे कहूं कि राम प्रतिदिन जाता है, तो प्रतिदिन एक बार आ गया प्रतिदिन। अब दूसरी बार मैं बोल दूं सीता प्रतिदिन जाती है, क्या प्रति में कोई अंतर आपको देखने को मिला? राम की जगह पर सीता हो गया, पुल्लिंग की जगह पर लिंग बदल गया, स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन प्रति में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। जाना का जाता है कि जाती है हो गया, वहां पे परिवर्तन हो गया, कर्ता में परिवर्तन हो गया, लेकिन अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही होता है अव्यय, जिसका खर्च ना हो, जिसका क्षरण ना हो, जिसका परिवर्तन ना हो। समझ में आया ना अव्यय क्या होता है? और सीधी सी मतलब भाई समझिए, ये सब तो मैं आपको इसे इधर उधर बहका रहा था, सीधा ट्रिक समझिए भाई। जहां पर पहला पद उपसर्ग के तौर पे आ जाए, जहां पर आपको पहला पद उपसर्ग दिख जाए, लगा दीजिए नाम, राम का नाम लेकर के अव्ययी भाव समास। जैसे मैं आपसे कहूं आजन्म में देखिए पहला पद आ गया, आ उपसर्ग है, हो गया, क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे मैं आपसे कहूं प्रतिदिन, यहां पर देखिए प्रति शब्द उपसर्ग है, उपसर्ग आ गया, हो गया अव्ययी भाव। जैसे मैं आपसे कहूं यथासंभव, यथा क्या है? उपसर्ग है और हो गया अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऐसे ही कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं प्रतिकूल, क्या कहूं? प्रतिकूल। यहां पर देखिए पहला शब्द प्रति आ गया ना, प्रति आ गया, और क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले आकर के शब्द को परिवर्तित करते हैं, वो होते हैं उपसर्ग ना। तो शब्द से पहले प्रति आ रहा है, प्रति एक उपसर्ग है, उपसर्ग आ रहा है ना, तो हो गया क्या? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत हुई होगी। और हां, एक चीज और समझिए, पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय का मतलब उपसर्ग होता है। मैंने 4 उदाहरण आपको दिया, आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं अव्ययी भाव समास में, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब दो शब्द मिल करके बार बार चले आए, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, तो यहां पर जो है अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जब दो ही शब्द एक से अधिक बार आ जाए, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और एक क्या है? एक में ए है, पहला पद उपसर्ग आ जाए या पहला पद अव्यय आ जाए, वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए दूसरा समास आप देख लीजिए, भैया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में यहां पर मैंने लिखा है दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। जब इसका समास है, जैसे समास शब्द लिखा गया है, जैसे मैं बताऊं राजपुत्र लिखा गया है, अब राजपुत्र लिखा गया, जब इसका आप समास विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, राजपुत्र का मतलब क्या होता है? जब आप बोलेंगे राजपुत्र, तो आपके दिमाग में खुद आएगा भाई राजा का पुत्र है ना। कोई जा रहा है, आप कहिए राजपुत्र है, आपके दिमाग में तुरंत आएगा राजा का पुत्र है। बीच में क्या आ गया? जब इसका समास विग्रह करेंगे, राजा का पुत्र, क्या आ गया? राजा का पुत्र। और जो बीच में का शब्द आ रहा है, यह क्या है? यह किसी कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? अगर आपको नहीं पता है तो यह संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का। यह इस पुत्र का संबंध इस राजा से है, इस पुत्र का संबंध इस राजा से है। अर्थात बात को मारिए गोली, आपको समझना ही नहीं है भाई क्या है, कैसे है, कोई मतलब नहीं है बीच में किसका चिन्ह आ रहा है। अगर चिन्ह आपको पता है कि कौन सा कर्ता कारक का चिन्ह कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, संबंध कारक का चिन्ह काकी कीरा रेरी होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह में पे पर होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए और उम्मीद है कि आपको पता भी होगा, है ना। और मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं, समझ जाइए भाई। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैं लिखूं, देखिए पुरुषोत्तम, अब इसका समास विग्रह क्या होगा? पुरुषों में उत्तम, क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। अब इसमें कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद नहीं प्रधान है? बीच में शब्द आ गया, मार दीजिए धड़ाक से तत्पुरुष समास। और में पे पर जो है किस कारक का चिन्ह होता है? अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। मैंने अभी गलती से जो है अधिकरण कारक का चिन्ह जो है दूसरा कुछ बता दिया था, उसके लिए आप देख लीजिएगा मैंने क्या बोला है, मुझे अब समझ में आ रहा है। में पे पर जो होता है वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, तो पुरुषों में उत्तम, बीच में आ गया, यह अधिकरण कारक का चिन्ह है। ठीक है,
इस वजह से यहां पर कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए जाते हैं, 6 भेद बताए जाते हैं उसी कारक के आधार पर, लेकिन आपको भेद ओद नहीं आते हैं, बस यही पूछा जाता है कौन सा समास है भैया, बीच में कारक चिन्ह आ गया, तत्पुरुष समास, बॉल खत्म। ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न और बताता हूं। यहां पर देखिए, यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञशाला। अब इसका जब आप समास से विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। और बीच में के लिए शब्द आ गया, बीच में क्या आ गया, के लिए शब्द आ गया। और ये बताइए के लिए शब्द किस कारक का चिन्ह है, आप बताइएगा। के लिए शब्द, को के लिए, ये जो शब्द है किस कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह है ना। तो संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है, तो यज्ञशाला जो होगा, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए घर, शाला का मतलब घर। ठीक है, यज्ञ के लिए शाला, बीच में के लिए शब्द आ रहा है, अर्थात के लिए कारक चिन्ह है, तो पहले बता देंगे भाई तत्पुरुष है। लेकिन जब इसमें से और डीप में जाएंगे, के लिए शब्द भाई कौन से तत्पुरुष, कौन से कारक का चिन्ह होता है, तो हम कहेंगे भाई संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। तो आप बताएंगे भाई बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कहूँ एक चीज और देख लीजिए, पाप मुक्त, पाप मुक्त, मैं कहूं पाप मुक्त हो गया भाई, वह पाप मुक्त हो गया मतलब वह पाप से मुक्त हो गया, बीच में से शब्द आ गया ना, पाप से मुक्त होना, पाप मुक्त, बीच में से शब्द आ रहा है और यह अलगाव के लिए आ रहा है, पाप से खत्म, पाप से मुक्ति, बीच में अलगाव, से कारक जब चिन्ह आता है बीच में अलगाव आ जाए, वहां पर पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात अपादान कारक होता है, तो यहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में कभी भी कारक का चिन्ह आपको मिल जाए, जैसे मैं आपसे कहूं शिवालय, क्या कहूं, शिवालय, शिवालय, शिव के लिए आलय, क्या है, इसका खंडन करिए, समास विग्रह करिए। शिव के लिए आलय, आलय का मतलब क्या होता है, घर, समझ में आया ना। तो शिव के लिए आलय संप्रदान तत्पुरुष है, बीच में तत्पुरुष कारक का चिन्ह, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, लोप का मतलब छिपा रहता है। ठीक है, आप किताबी भाषा में देखेंगे तो इसमें बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, लोप का मतलब होता है इसमें छिपा रहता है, आपको दिखाई नहीं देता है, और दिखाई तब देता है जब अपने ज्ञान चक्षु का प्रयोग करते हैं, उसका समास विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं, तो आपको पता चल जाता है भाई इसमें तत्पुरुष समास है। हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको हुई होगी, है ना। चलिए, ये तत्पुरुष समास खत्म हो गया ना। चलिए भाई, कर्मधारय समास देख लीजिए, विशेषण और विशेष्य। कर्मधारय समास की एक विशेषता है, क्या विशेषता है, कर्मधारय समास की एक विशेषता है कि इसमें जो है द्विठि पद रहेंगे, क्या रहेंगे, द्विठि पद रहेंगे। इसमें दिया गया है दूसरा पद प्रधान होता है, अब इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2-3 ठीक उदाहरण देख लीजिए, धड़ाक से समझ में आ जाएगा। यहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, जैसे आपको लिखा गया है नीलगाय, ये जो नीलगाय शब्द है, बताइए इसमें कौन सा समास है, आप समास से विग्रह करिए। समास विग्रह अगर मैं कहूं भाई नीलगाय का समास विग्रह करिए, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, समास विग्रह, समास विग्रह मतलब समास, ये सामासिक पद है, क्या है, अगर आपसे इसे पूछा जाए क्या है, सामासिक पद है। ठीक है, ये सामासिक पद है और आपको करना है समास विग्रह। क्या करना है, समास विग्रह, विग्रह माने खंडन करना, तोड़ना, सामासिक पद मतलब समास को मिला करके बताया गया है। ठीक, तोड़िए, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। अब बताइए गाय क्या है, गाय क्या है, गाय एक विशेष्य है, गाय क्या है, विशेष्य है। क्यों विशेष्य है गाय, क्योंकि गाय की ही विशेषता बता रही है नीली। नीला शब्द क्या है, विशेषण, क्या है, विशेषण। और कर्मधारय समास की क्या परिभाषा होती है, कर्मधारय समास की परिभाषा होती है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता, मारो गोली कोई मतलब नहीं, बस इतना समझिए, कर्मधारय समास में एक ठीक पद विशेषण होता है, एक ठीक विशेष्य होता है। इसमें से दोनों पद होते हैं, आपस में उपमेय उपमान होते हैं, कोई न कोई एक दूसरे की विशेषता बता रहा है। हाँ भैया तू ही है, नील गाय मतलब गाय, भैया गाय नीली है ना। महात्मा, आइए महात्मा भाई, महात्मा जी, महात्मा जी आइए। महात्मा का संधि विच्छेद जब आप समास विग्रह करेंगे क्या होगा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा।
अब इसमें देखिए आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। आत्मा की विशेषता क्या है? महान। आत्मा कैसी है? महान है। आत्मा हो गया विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह हो जाएगा विशेष्य, और जिसके माध्यम से बताई जाएगी हो जाएगा विशेषण। महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा। भाई कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान है इसे छोड़ो, बस इतना समझो, आपको पहचानना है ना, ट्रिक से पहचानना कौन सा क्या हो जाएगा। एक पद विशेषण, एक पद विशेष हो गया कर्मधारय। अब मैं आपसे कहूं चरण कमल, बताइए भाई चरण कमल। चरण कमल की संधि विच्छेद करिए। कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। अब चरण कैसे हैं? चरण की विशेषता बताई जा रही है कि चरण जो है, आपके जो चरण है वो कमल के समान है, अर्थात चरण विशेष से हो गया, इसकी विशेषता कमल से बताई जा रही है, यह विशेषण हो गया। और जब विशेष और विशेषण आ जाता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा क्लास लंबी हो रही है। भाई समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, इस वजह से हो सकता है 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए। ठीक, चलिए अब आगे कुछ नहीं है, 3 समास हो गए ना, बवाल खत्म। यहां पर देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, प्रथमम संख्यावाची द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची, द्विगु समास में संख्यावाची। जैसे मैं आपसे कहूं चौराहा, तिराहा। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? चौराहा का आगे 4 आ रहा है, चौ आ रहा है ना, 4 राहों का जो समूह होता है भैया वो क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। पहले जब हम बचपन में थे, रियलिटी में बता रहा हूं, जब कक्षा 6ठी में पहुंचा तब समझ में आया कि चौराहा का मतलब होता है जहां पर 4 रास्ते आकर मिले। नहीं तो हमको पहले यही लगता था जहां पे दुकान हो उसे चौराहा बोलते हैं। आपको भी शायद यही लगा होगा, है ना। लेकिन जब बाद में समझ में आया भाई चौराहा का मतलब ये नहीं होता है। चौराहा का मतलब जहां पे 4 रास्ता आकर के मिले उसे चौराहा बोलते हैं। और जायज सी बात है भाई, जहां पर चौराहा होगा, 4 जगह के आदमी आ रहा है, तो वहां पर जो है जो मार्केट होगी वो बेहतरीन होगी, है ना। तिराहा का मतलब जहां पर 3 राह आकर के मिले। ठीक है, मैं आपसे कहूं त्रिफला। ये जो त्रिफला शब्द है, 3 फलों का जो समूह होता है उसे हम त्रिफला बोलते हैं। 3 फलों का समूह। एक आप चूर्ण खाए होंगे, त्रिफला चूर्ण, उसमें 3 फलों का चूर्ण होता है, पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। क्या होता है? हर्रे, बहर्रे और आंवला, ये 3 होते हैं। अब उसमें और भी कुछ मिलाया जा सकता है भाई, अगर आपको लगता हो कि मैंने गलत बता दिया तो 3 फल मिलाए जाते हैं, उसे हम त्रिफला चूर्ण बोलते हैं। ठीक, अब कोई भी आपको आ जाए, कोई भी आपको आ जाए तो वहां पर पहला पद अगर संख्यावाची है तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, द्वंद्व समास देख लीजिए भैया। द्वंद्व समास में बीच में कारक चिन्ह का, बीच में जो है और चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है? बीच में और चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? और चिन्ह का लोप होता है। जैसे मैं कहूं रात दिन, अब इसका समास विग्रह करेंगे, कहेंगे भैया रात और दिन। विशेष करके इसमें ट्रिक यही है, बीच में और चिन्ह अगर छिप जाए तो वहां पर तो द्वंद्व समास होता है। लेकिन ट्रिक कैसे है? ट्रिक यही है इसका कि द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं ये आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द, अधिकांशतः विलोम शब्द होते हैं। रात दिन, भाई बहन, छोटा बड़ा, ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। कोई दिक्कत आपको? बीच में और चिन्ह आता है, जैसे भाई बहन मैंने लिख दिया, लिखने को तो मैंने भाई बहन लिख दिया, लेकिन आप क्या कहेंगे? भाई और बहन, भाई और बहन। बड़ा छोटा, बड़ा और छोटा। जब आप बोलेंगे बड़ा छोटा है तो अगर कोई से कह दिया भाई इसे थोड़ा सा डिटेल में बताओ, बड़ा और छोटा है, बीच में और चिन्ह आप यूज करेंगे। ठीक, चलिए बहुब्रीहि समास आखिरी में देख लीजिए। बहुब्रीहि समास सबसे आसान समास मुझे बहुब्रीहि समास ही लगती है। सबसे आसान समास बहुब्रीहि समास क्या है? सबसे आसान समास बहुब्रीहि समास। क्या? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे दशानन, दशानन, इसका समास विग्रह क्या होगा? सामासिक पद है, समास विग्रह होगा 10 है आनन, 10 है आनन जिसके। आप अगर हिंदू धर्म में विश्वास रखते होंगे और आपने कहानी सुना होगा तो 10 है आनन जिसके, अर्थात हमारे ग्रंथों में जो है दशानन शब्द से किसे परिभाषित किया गया है? रावण को परिभाषित किया गया है, अर्थात रावण की तरफ यह संकेत कर रहा है दशानन। दशानन जो है आपस अपनी बात नहीं बता रहा है। 10 है आनन जिसके, ये कुछ नहीं बता रहा है, यह तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। भैया रावण है, दशानन का मतलब रावण है। ठीक है,
मैं आपसे कहूं चतुर्भुज, चतुर्भुज, इसका जो समास विग्रह होगा, चार है भुजाएं जिसके, चार है भुजाएं जिसके, अर्थात क्या हुआ भैया, चार है भुजाएं जिसके, अर्थात चार भुजाएं किसके हैं, विष्णु भगवान के, तो विष्णु की तरफ संकेत कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं चतुर्भुज, चतुर्भुज कोई अपना महत्व तो नहीं रख रहा है, चतुर्भुज, चतुर्भुज जो शब्द है यह संकेत कर रहा है तुरंत विष्णु भगवान की तरफ। लंबोदर, नीचे आ रहा है, लंबोदर, लंबोदर शब्द जो है आप अपने आप को कुछ नहीं बता रहा है, लंबा उदर, लंबा पेट, ये तीसरे की तरफ संकेत कर रहा भाई, तीसरे की तरफ। लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश भगवान, या गणेश भगवान की तरफ परिभाषित कर रहा है। अर्थात यहां पर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बहुत आसान है, बहुब्रीहि समास बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे कहूं पंचानन, पंचानन, पांच है आनन जिसके, आपने पंचमुखी बजरंग बली का नाम सुना होगा, हनुमान जी का, तो पंचानन बजरंग बली की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, बजरंग बली की तरफ इशारा कर रहा है, भगवान हनुमान जी की तरफ इशारा कर रहा है, तो अर्थात यहां पर भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, अब नोट करके आप नीचे लिख लीजिएगा, आप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा नोट में। अगर आपको कोई एक ऐसा उदाहरण मिल जाए जिसमें आपको बहुब्रीहि समास भी पता चले, भाई इसमें बहुब्रीहि भी हो सकता है, आपको लगे कि भाई इसमें द्वंद्व भी हो, द्विग भी हो सकता है, कर्मधारय, द्विग और बहुब्रीहि, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति कहीं पर आ जाती है और आप एक कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको जो सही उत्तर लगाना आप नोट करके लिख लीजिए। जहां भी कोई ऐसा सामासिक पद आ जाए जिसका समास विग्रह करने पर कर्मधारय, द्विग और बहुब्रीहि समास में कंफ्यूजन उत्पन्न हो, हमें वहां पर हमेशा बहुब्रीहि समास को महत्ता देनी है या बहुब्रीहि समास को टिक करके चले आना है अगर नौकरी पानी है तो। ठीक है, हमेशा बहुब्रीहि समास को आप वरीयता देंगे अगर कोई ऐसा केस फंस जाता है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब एक जो कविता है उस कविता को मैं आपको लिखा देता हूं और आप उस कविता को रट लीजिए। चलिए मित्रों, अब समास कविता के माध्यम से आप समास को समझ लीजिए। आपने एक बार समास को पूरी तरीके से समझ लिया, समास होता क्या है। मैंने आपको समास का प्रकांड विद्वान भी नहीं बनाया और आप समास के जो है प्रचंड ज्ञाता नहीं हुए, लेकिन फिर भी अगर आपके सामने एक बार समास का कोई पद आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे आप बता ले जाएंगे इसमें कौन सा समास है, एक नंबर आप पक्का कर लेंगे। बहुविकल्पी में पूछा जाता है, वहां भी पूछा जा सकता है, आप लिख लीजिएगा इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। ठीक, देखिए समास कविता के माध्यम से आपको 4 लाइन में पूरे समास को याद करना है। कैसे याद करना है? अव्यय में पहला पद अव्यय, मैंने अभी बताया अव्यय में पहला पद अव्यय और वही प्रधान होता है, जो पद अव्यय होता है वही प्रधान होता है। अव्यय में पहला पद अव्यय मतलब जो अव्यय होता है वही उपसर्ग वाला ट्रिक आप लगा लीजिएगा। पहला उपसर्ग होता है, अव्यय में पहला पद अव्यय पहला उपसर्ग। बहुब्रीहि में अन्य प्रधानता है, जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि ये दोनों मिलकर के किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, जैसे दशानन दशयानन, जिसके अर्थात भाई रावण प्रदर्शित कर रहे हैं ना। तो बहुब्रीहि में अन्य प्रधानता है। बीच में कारक चिन्ह का लोप, और जब भी बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, संबंध कारक का चिन्ह लोप हो गया। यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, संप्रदान कारक का लोप हो गया। पाप मुक्त पाप से मुक्त, अपादान कारक का लोप हो गया। लोप का मतलब छिप गया है, अपादान कारक। तो बीच में कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास कहावत है। और आगे है द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में बीच में और शब्द आ जाता है तो द्वंद्व में और छिपे। द्विग में पहला संख्या पद आवत है, द्विग में क्या होता है? पहला संख्या पद होता है। ठीक है, द्वंद्व में और छिपे, द्विग में पहला संख्या पद आवत है। पहला विशेष्य दूसरा विशेषण कर्मधारय समास कहावत है। जब भी एक पद विशेषण, इसका कोई मतलब नहीं है कि पहला पद विशेष्य होगा, हो सकता है दूसरा पद भी विशेष्य हो, पहला पद विशेषण हो जाए। इसमें केवल यह समझिए कि एक विशेष्य एक विशेषण, वहां पर कर्मधारय समास होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है, बीच में कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास कहावत है। द्वंद्व में और छिपे, दिग में पहला संख्या पदावत है। पहला विशेष दूसरा विशेषण कर्मधारय समास कहावत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। अगर अच्छी तरीके से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जितना हो सके आप हमारा सहयोग करिए।
निशांत ज्ञान परिवार आगे बढ़े, जिसमें आपका हित है, हमारा भी हित है, हमारी भी स्वार्थ जुड़ी होती है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, समाज सेवा ही कर रहा हूँ, हमारी भी हित जुड़ी होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मैं अच्छी तरीके से अपने पैरों के ऊंचे खड़े होकर के पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितनी संख्या अधिक होगी उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। आपको लगता होगा वैकेंसी आएगी तो उसमें हम शामिल नहीं होंगे, वैकेंसी आएगी ही नहीं। इस तरीके के तमाम झंझावातें, तमाम दिक्कतें आपके मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क में चलती होंगी। निश्चित तौर पर वर्तमान के समय में आप जिस उम्र में है, इस उम्र में जो है संघर्षों का सामना अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जीवन में कुछ भी आनंद नहीं ले रहे हैं। क्योंकि सुख की अच्छी जो आनंद होता है, सुख का आनंद आप तभी ले सकते हैं अच्छी तरीके से जब आपने दुखों को झेला होगा। और वर्तमान के समय में अगर आप दुख झेल रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक संघर्ष हो, चाहे वह पारिवारिक संघर्ष हो, चाहे वह सामाजिक संघर्ष हो, कुछ भी संघर्ष आप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आने वाले समय में जब आप का समय बदलेगा, आप सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक मजबूत होंगे, पारिवारिक रूप से मजबूत होंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप सुख का भोग भी बेहतरीन कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि रुपए की कीमत क्या होती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।